प्रिय छात्रों, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको आगाह किया था कि चैप्टर हमारा जो संधारित्र वाला है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमें उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। बाकी की शेष एक्सरसाइज आप एग्जाम्पल्स वगैरह वो पीडीएफ में दिए हुए हैं, उन्हें आप हल कर लेंगे। और जो एक्सरसाइज जो पीडीएफ में दी जाएगी न्यूमेरिकल्स की, उसमें आप निकालेंगे, आंसर की उसी में दी हुई है, उसको आप चेक कर लेंगे। ये कुछ हम 2-4 सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। और उसमें एक सबसे पहले पीडीएफ में जो आंकिक प्रश्न है उसका तीसरा हम आंकिक प्रश्न देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के आप 11th में भी कर चुके हैं। इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये प्रश्न तनाव वाले में, जिसमें कि कुछ n छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके थे विभव वगैरह से संबंधित इसके क्वेश्चन। सही है, तो उसी प्रकार से है, कोई अलग उसमें नहीं है। सही है, देखिए प्रश्न ये है कि r त्रिज्या की 8 छोटी बूंदें मिलकर, जिन पर कि प्रत्येक पर आवेश q है और विभव मान लेते हैं v1 है, तो ये एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। तो आपको बड़ी बूंद की धारिता और बड़ी बूंद का विभव बताना है। या आप ये समझ सकते हैं कि बड़ी बूंद और छोटी बूंद की धारिताओं में अनुपात और विभवों में अनुपात बताना है, कैसे भी समझ लें आप। सही है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप बड़ी बूंद और छोटी बूंद की त्रिज्या में संबंध स्थापित करना होता है। सही है, और लॉजिक यहाँ पर वही रहेगा। सही है, यहाँ पर मैं वैसे n बराबर जो बूंदों की संख्या है वो 8 दी हुई है। सही है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको n ही मान के चल रहा हूँ। सही है, बाद में हम वैल्यू रख देंगे इसकी, n डिजिटल जो भी डिजिट है इसकी। सही है, तो यहाँ पर बड़ी बूंद की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। सही है, तो हम यहाँ पर लॉजिक वही लेकर चलेंगे, बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, बड़ी बूंद का आयतन, क्योंकि उन छोटी बूंदों ने तो मिलकर बड़ी बूंद को बनाया है, तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन। n छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, दैट मीन्स 4/3 πr³ बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन। n इंटू एक छोटी बूंद का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। सही, इससे इंप्लाई दैट इन दोनों में संबंध आ जाएगा, बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर n की पावर 1/3 इंटू r। ठीक, तो ये संबंध चाहे आप प्रश्न तनाव वाला चैप्टर किया है वहां पर भी आपको पहले यही लॉजिक निकालना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको यही लॉजिक निकालना पड़ेगा। सही है, यहाँ तक तो सेम है। अब इसमें बड़ी बूंद पर आवेश, सही है, छोटी बूंद पर आवेश हमें कितना दिया हुआ है? Q। सही है, आवेश संरक्षण के नियम से ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है मैं कई बार यहाँ पर समझाते समय नहीं भी लिखूं, तो ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम में लिखना है कि आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण से, सही है, बड़ी बूंद पर आवेश बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q मान लेते हैं, ये बराबर n इंटू Q के। सही है, वैसे इस न्यूमेरिकल में n की वैल्यू 8 है। ठीक है, बाद में हम रख लेंगे जब जैसे भी जरूरत पड़ेगी। सही है, अब यदि हमें इनकी धारिताओं में संबंध स्थापित करना है कि छोटी बूंद की धारिता और बड़ी बूंद की धारिता में क्या संबंध है, सही है, और विभव में संबंध स्थापित करना है। सही है, तो दोनों को अलग अलग, जैसे विभव में है तो आप छोटी बूंद पर विभव
सही है, छोटी बूंद पर विभव V1 बराबर, सही है, क्योंकि छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव, V1 बराबर, ये हमें पता है K Q अपॉन स्मॉल r, सही है। बड़ी बूंद पर विभव, इसलिए बड़ी बूंद पर विभव, V2 मान लेते हैं, V2 बराबर K Q अपॉन R, ये Q जो है बड़ी बूंद पर आवेश और R बड़ी बूंद की त्रिज्या। अब इनके मान Q और वो जो पहले से हमें ज्ञात राशियां हैं उनके पदों में लिख दो, अर्थात बराबर K, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है NQ अपॉन n की पावर 1/3 इंटू R, सही है। बस अब आपको इसको केवल रीअरेंज करना है, अर्थात बराबर n की पावर 2/3 इंटू KQ अपॉन R, सही है। और बस ये बड़ी बूंद के विभव और छोटी बूंद के विभव में संबंध आ गया, V2 बराबर n की पावर 2/3 इंटू V1, सही है। अनुपात यदि निकालना है तो V2/V1 हम दिखा देंगे, जैसे भी आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो आप उसके अनुसार रीअरेंज करके कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू 8 दी हुई है तो यहाँ पर अब हम रख देते हैं इक्वल टू 8 की पावर 2/3 इंटू V1, ठीक। और इसका 8 का घनमूल कितना आएगा, पहले हम घनमूल लेंगे क्योंकि 1/3 को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को फिर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर कितना आ गया 4V1। तो ये छोटी बूंद के विभव और बड़ी बूंद के विभव में संबंध आ गया। इसी प्रकार से यदि आप धारिताओं में संबंध निकालना चाहें, ठीक है, तो बड़ी बूंद की धारिता, यदि आपसे कहा जाए कि भाई धारिताओं में संबंध निकालो तो आप बड़ी बूंद की धारिता लेके चलेंगे, C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, सिंपल। अब R की वैल्यू आप छोटी बूंद के पदों में लिख देंगे, अर्थात बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, स्मॉल r बराबर n की पावर 1/3 को हम पहले रख लेते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्या है, ये छोटी बूंद की धारिता है, अर्थात बराबर संबंध आ गया C2 बराबर, ये इंप्लाइज है C2 बराबर आ गया n की पावर 1/3 इंटू C1। तो इस प्रकार से आप इन न्यूमेरिकल्स को निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हम थोड़ा देख लें इसको। PDF में ये 7 नंबर का न्यूमेरिकल है जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, ये तो आप देख लीजिएगा 7 नंबर का, कि एक संधारित्र की प्लेट पर विभव क्रम से +10 वोल्ट और -10 वोल्ट हैं। ये दो संधारित्र की प्लेटें हैं, एक पर विभव जो कि मैं डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है +10 वोल्ट और दूसरी पर कितना है -10 वोल्ट है, ठीक है। यदि एक प्लेट पर आवेश 40 माइक्रोकूलम हो, एक प्लेट पर आवेश कितना दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम, ये एक प्लेट पर आवेश, एक प्लेट पर आवेश हमें दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम, हमें इसकी धारिता बतानी है इन डाटाओं से, ठीक है।
तो देखिए धारिता के लिए हम यहाँ पर एक, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को करें तो आपके मस्तिष्क में एक साथ ये कौन जाना चाहिए, आपका मस्तिष्क ये संदेश देना चाहिए कि हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम देखें तो धारिता C बराबर हम Q अपॉन V से यदि हम देखें तो निकाल सकते हैं। Q हमें दिया हुआ है और V भी हमें नहीं दिया हुआ, तो हम निकाल सकते हैं। सही है, तो आप निकाल लीजिए विभवांतर V का मान बराबर दोनों प्लेटों के विभव में अंतर, तो V1 माइनस V2 प्लस 10 माइनस 10 वोल्ट बराबर प्लस 20 वोल्ट। तो ये जो है दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर आ गया, इसलिए बस सीधी अब आपको करना है। इसलिए धारिता C बराबर Q अपॉन V। Q की वैल्यू हमारे पास है 40 माइक्रोकूलम, तो हम यहाँ पर रखेंगे 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके, अपॉन, और V की वैल्यू हमारे पास आई है 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट। ओके, दैट मीन्स हमारे पास आ गई धारिता 2 इंटू 10⁻² की पावर माइनस 6 फैरेड। ठीक है, दैट मीन्स इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। तो इस प्रकार से सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें सोचना है। सही है, चलिए अब हम एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। पीडीएफ में ही एक 15 नंबर का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी है वैसे। ओके, और अब हम पीडीएफ में 15 नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं, 15 नंबर का। सही है, चलिए देखिए 15 नंबर का दिया हुआ है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 इंटू 10⁻³ की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर है। सही है, तो कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। सही है, गिवन जो है वो पहले, सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन ही लिखते हैं। सही है, समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र में, सही है, प्लेटों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻² की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर, सही है, अरे क्या, प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर 6 इंटू 10⁻² की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उनके बीच की दूरी दी हुई है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी, ये सब चीजें आपको पहले नोट कर लेनी है। प्लेटों के बीच दूरी D बराबर 3 मिलीमीटर। ठीक है, यदि हम इसको m के स्पत्ति में लिखना चाहें तो 3 इंटू 10⁻³ की पावर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, संधारित्र की धारिता का परिकलन कीजिए। तो धारिता, इसलिए संधारित्र की धारिता C बराबर, सीधा सीधा आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 8.85 इंटू 10⁻² की पावर माइनस 12। सभी वैल्यूज जो है m के इस पद्धति में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इंटू A की वैल्यू 6 इंटू 10⁻² की पावर माइनस 3 अपॉन D 3 इंटू 10⁻² की पावर माइनस 3 फैरेड। ठीक, क्योंकि सभी वैल्यू हमने m के इस पद्धति में रखी है, इसलिए जो धारिता का मात्रा क्या हो जाएगा, फैरेड।
सही है। जब आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सही है। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस बनती है, सही है, आपका उत्तरदायित्व भी बनता है, सही है। तो कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा 1-2 स्टेप के पश्चात वो मैं आपको लिख रहा हूँ 1.77 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, और 10⁻⁻12 होता है पीको, तो दैट मीन्स हम इसको ये भी लिख सकते हैं 7.7 इंटू 7.7 पीको फैरेड। तो या तो आंसर को आप इस रूप में लिख दीजिए, ये भी सही माना जाएगा, ओके, ये, या फिर इस रूप में लिख दीजिए, दोनों ही धारिताओं के अलग अलग मात्रक हैं, दोनों में ये है। अब ये कह रहा है कि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की पट्टिका पर कितना आवेश आ जाएगा, सही है। तो 100 वोल्ट के निकाय से इसको जोड़ने पर, अर्थात बैटरी से जोड़ने पर, सही, तो ये पूछ रहा है कि आवेश कितना आ जाएगा। तो देखिए 100 वोल्ट के समरण से जोड़ने पर संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश Q बराबर सीधा सीधा हम C इंटू V, C की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 17.7 इंटू 10⁻⁻12, और आप 100 वोल्ट से जोड़ रहे हैं, सही है, यूनिट इसके कूलम, ठीक है। जब आप इसको हल मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टेप आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आ जाएगा, ठीक है। या तो इसको इस रूप में लिख दो या फिर 1.8 नैनो कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁻9 4 नैनो, ठीक है। तो इस रूप में भी आंसर या फिर इस रूप में भी आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस आप इन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। इसी में एक 50 नंबर का और देख लो आप साथ साथ, सही है, इससे नेक्स्ट पार्ट, सॉरी 16 नंबर का, 16 नंबर का और देख लो। ये एनसीईआरटी में 8 और 9 नंबर के हैं, जो मैंने ये 15 नंबर का समझाया, ये एनसीईआरटी में नंबर 8 पर है, और जो ये 16 नंबर का जो पीडीएफ में आपको एक्सरसाइज में दिया गया है, ये एनसीईआरटी में, सही है, 9वें नंबर का प्रश्न है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। ये कह रहा है कि प्रश्न 15 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट जिसका पराविद्युतांक 6 है रख दी जाती है, तो देखिए प्लेटों के बीच की दूरी भी कितनी है, 3 मिलीमीटर, और इसके बीच में हम 3 मिलीमीटर मोटी पराविद्युत पट्टिका रख रहे हैं, तो निश्चित है कि पूरे, सही है, अर्थात प्लेटों के बीच जो है पराविद्युतांक भर दिया जाता है। तो सीधा सीधा इसमें प्रश्न ये हो जाएगा, सही है, कि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर दिया हुआ है 6, ठीक। तो अब धारिता, आवेश और विभव के मान, अब देखिए आपको 3 चीजों के इसमें उत्तर देने हैं। C बराबर क्या होगा, C डैश मान लेता हूं क्योंकि पहले वाली कौन सी, ठीक है, धारिता, आवेश क्या होगा, नया आवेश, और विभव क्या होगा, तीनों चीजों के उत्तर देने हैं आपको, सही है। लेकिन ये इस कंडीशन में देने हैं तीनों चीजों के उत्तर कि अब इसमें शर्त लगा दी इसने एक, ठीक, शर्त क्या लगा दी कि एक बार तो जो आपने जो समरण जोड़ रखा है वोल्टता का उसे जुड़े रहने देना है, तब इन चीजों के आंसर देने हैं तीनों के, और एक दूसरी स्थिति में यदि उसे हटा लिया जाए, ठीक है। तो अब यहां पर एक कंडीशन लगा रहा है कि यदि समरण को जोड़े रखा जाए, पहली कंडीशन, यदि
समरण को जोड़े रखा जाए। तो इन चीजों के उत्तर देने की धारिता क्या होगी। तो देखिए धारिता पर तो प्रभाव पड़ता ही नहीं है समरण के जोड़े या न जोड़ने का, सही है, बस केवल परावैद्युत माध्यम का प्रभाव पड़ रहा है। तो नई जो धारिता है, अब इसमें यदि आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है तो सीधी सीधी धारिता हो जाएगी, सही है, K मल्टीप्लाइड बाई जो इनिशियली हमने धारिता निकाली थी बिना परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। और यदि आपने नहीं करा है तो K एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी, अर्थात K टाइम्स हो जाएगी। तो यदि ये इसके साथ ही प्रश्न पूछा गया है तो ये ध्यान रखना, तो हम इसको इस रूप से हल कर देंगे, बराबर K इंटू सी से प्रारंभिक धारिता। अदरवाइज यदि नया प्रश्न है तो ये सारे डाटा रखकर जो भी दिए हुए हैं आप इसको हल करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको यहीं पर, क्योंकि हम निकाल चुके हैं तो इसलिए हम इसको C और जो पहले वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, अर्थात 6 टाइम्स धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक। और ये हमारे पास आ जाएगी 106.2 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है, या फिर बराबर 106.2 पिको फैराड। ओके, तो यदि m के स्पत्ति में मात्रक लेके चल रहे हैं तो ये धारिता आ गई, अदरवाइज पिको फैराड में ये आ जाएगी, सही है। आवेश, अब आता है आवेश Q डैश, सही है। तो देखिए आवेश जो है Q डैश बराबर C डैश इंटू V डैश, नई धारिता इंटू नया विभव। अब नई धारिता ये आई है, सही है, तो 106.2 इंटू 10⁻⁻12। देखिए पहले हम m के स्पत्ति में मान रखते हैं, ये ध्यान रखना, अदरवाइज कई बार मिसकन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए जब भी आप परिकलन करें किसी भी राशि का तो कोशिश करें m के स्पत्ति में मान रखने की, सही है, इंटू V डैश, समरण को हमने जोड़ रखा भी 100, सही है, कूलम। बस अब आपको इसमें सीधा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको देखना है कि ये केवल जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई करनी है, और जब आप पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1.06 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये आपका नया आवेश आ गया, ठीक है। या फिर इसको 106 माइक्रोकूलम भी लिख सकते हैं, ये अब आप खुद सोचना कि मैंने इसको सही है, तो ये सॉरी चलो यहीं यूं ही रहने दो, 1.06 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ओके, चलिए अब इसका बी पार्ट हम, अच्छा Q डैश, अच्छा V डैश विभव, V डैश बराबर, ठीक है, ये प्रारंभिक विभव के रहेगा, अर्थात बराबर 100 वोल्ट, ठीक, क्योंकि हमने उसी को जोड़ रखा है। तो ये जो निकाय पर प्लेट है ऊपर आरोपित विभव है उसी के बराबर, क्योंकि उससे कम ज्यादा हो ही नहीं सकता जब हमने उसको जोड़ रखा है। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि यदि समरण को हटा दिया जाए, अब हमें यहाँ पर बी पार्ट को थोड़ा सावधानी से देखना है, ठीक है। यदि समरण को हटा दिया जाए, ओके, तो देखिए समरण का धारिता पर तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा था। अब मान लेते हैं धारिता C डबल डैश, तो C डबल डैश बराबर C डैश के रहेगी, जो कि हमने इसमें ये निकाली है, ये वाली धारिता, अर्थात धारिता पर तो कोई प्रभाव समरण का पड़ता ही नहीं है, सही है। और Q डबल डैश बराबर वो भी Q डैश के रहेगा, अर्थात यही आंसर, क्योंकि हमने उसी समरण को जोड़ा था 100 वोल्ट को, उस समरण से प्लेटें आवेशित हो गई, फिर हमने उसको हटाया। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि इन दोनों के जो मान हैं जो हमने ए पार्ट में निकाले हैं वो ही रहेंगे, धारिता और आवेश। केवल अब अंतर आएगा
तो विभव में आएगा। और विभव में क्या अंतर आएगा? वो ये आएगा कि अब हम प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो आरोपित विभवांतर के बराबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने हटा लिया। सही है। अब हम प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो आरोपित विभवांतर का या तो हम इससे निकालेंगे v डैश बटे k से परावर्तितांक, सही है, 100/6, ठीक है, या फिर वही q डैश बटे c डैश से निकालेंगे हम इसमें। तो ये ध्यान रखना, अब बस केवल ये अंतर आएगा 100/6 वोल्ट, ठीक है। तो केवल जो अंतर पड़ेगा वो पड़ेगा विभवांतर पर, सही है, 16.67 वोल्ट। तो इस प्रकार से थोड़ा आपको सावधानी पूर्वक रखते हुए न्यूमेरिकल्स को करना है, सही है। आशा है पीडीएफ में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में ये ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लेंगे आप, सही है, फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। बहुत सीधा सा एक कैलकुलेशन है, सीधा सा एक प्रोसीजर है, सही है, सीधा सा फॉर्मूला है फिजिक्स को स्ट्रांग करने का। इसलिए आपको इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, सही है। अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर से जो परिचित होंगे, सही है। ओके, थैंक यू।